उसके बाद क्या है कि जैसे ही क्या होगी कि डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट होगा और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन प्रोकैरियोट्स के अंदर एसएसबी प्रोटीन्स है और जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर आरपीए टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद किसकी रिक्वायरमेंट होगी? अगर हम यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात करें तो इसके बाद प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी। प्राइमर क्या करता है? प्राइमर सिर्फ इनिशिएशन में हेल्प करता है, मतलब सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यहाँ कौन काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, जो कि किस में हेल्प करता है? प्राइमर की सिंथेसिस में हेल्प करता है। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे कौन काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा काम करेगा और सेम वैसे ही स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा। एक स्ट्रैंड कैसा बनाएगा? लैगिंग स्ट्रैंड बनाएगा और एक स्ट्रैंड कैसा बनाएगा? लीडिंग स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, अब सिर्फ एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे इस चीज़ को स्पेसिफिक किया गया है कि लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा एंजाइम बनाएगा और जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कौन सा एंजाइम बनाएगा। अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो उनकी सिंथेसिस के लिए कौन कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है? डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। ठीक है, और अगर लैगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो लैगिंग स्ट्रैंड के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ये आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे कि अगर हमें लीडिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करनी है तो कौन सी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर हमें लैगिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करनी है तो हमें कौन सी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। यही छोटे छोटे डिफरेंस है कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें और यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, जैसे अगर हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था तो उनके अंदर सिर्फ सिंपल था कि डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड था वो क्या कर रहा था? सिंथेसिस कर रहा था। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या कर रहा था? सिंथेसिस कर रहा था 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर। और किसकी सिंथेसिस कर रहा था? लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की। लीडिंग स्ट्रैंड क्या कर रहा था? सिर्फ एक ही बार प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी और वो क्या करेगा? सिंथेसिस कर देगा। कैसा प्रोसेस था? बाई डायरेक्शनल। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो उनके अंदर क्या होंगे? कौन कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी? अगर लीडिंग की बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज ईटा या फिर एप्सिलॉन, और अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ये देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप लोगों को अच्छे से पता चल रहा है कि किसमें सिर्फ एक सिंगल प्राइमर की रिक्वायरमेंट है और किसमें मल्टीपल प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट है। ये दोनों काम क्या होंगे? सेम वही चीज़ें होंगी जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ा था आप लोगों ने। जैसे ही प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएंगी तो ये प्राइमर्स क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे प्राइमर को रिमूव करने के लिए कौन सी एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी? डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज। वेरी गुड। यहाँ वहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट थी? डीएनए पॉलीमरेज 1 की। लेकिन यहाँ पे फिर एक और डिफरेंस आ गया, अगर हम प्राइमर को रिमूव करना है तो हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के पास कैसा था? डीएनए पॉलीमरेज 1, लेकिन यूकैरियोट्स के पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता। उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? डीएनए एच और एफईएन। एफईएन की फुल फॉर्म होती है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है? मैंने आप लोगों को कल बताया था। एंडोन्यूक्लियस कहाँ कट करता है? मिडल की, डीएनए की मिडल में। हाँ वेरी गुड, वो क्या करेगा? डीएनए की मिडल में कट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो छोटे छोटे, अब देखो एक बात बताओ कि जो छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ये बीच में भी तो प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा कि जो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करता है कि जो बीच में कोई भी एंजाइम होगा उसको क्या करेगा? कट कर देगा। जैसे बीच बीच में जितने भी प्राइमर्स लगे हैं तो उन प्राइमर्स को रिमूव करने के लिए कौन किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक तो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। अगर आप लोगों के पास कोई भी ऑप्शन आए कि आरएनए एच और फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, तो अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो यूकैरियोट के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी किसकी होती है? फ्लैप एंडोन्यूक्लियस की। ठीक है, वैसे दोनों होते हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करें कि सबसे ज़्यादा किसको यूज़ किया जाता है तो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? रिमूव कर देता है। किसको रिमूव करेगा? प्राइमर्स को रिमूव कर देगा। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट लिख रखा है, आप लोगों को अच्छे से एक एक डायग्राम भी बना रखा है ताकि अच्छे से रिवाइज हो सके और लर्न हो सके। ठीक है, अगर हम एक्टिविटी की बात करें, अब सारे के सारे प्राइमर्स को रिमूव कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या आ जाएगा? ब्रेक रह जाएगा। उन ब्रेक को फील करने के लिए किसकी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है? यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा क्या करता है कि फील कर देता है। किसको फील करेगा? जितने भी छोटे छोटे गैप होंगे। जैसे ही प्राइमर्स क्या होंगे? प्राइमर को रिमूव कर देंगे तो बीच में छोटे छोटे गैप्स तो आ जाएंगे। उन गैप्स को फिल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ठीक है, वो क्या करेगा? इन छोटे छोटे गैप्स को फिल कर देगा। प्रोकैरियोट्स में ये गैप फिलिंग एक्टिविटी किसके पास होती है? डीएनए लाइगेज मैम। वेरी गुड, तो उसमें किसके पास होती है? डीएनए लाइगेज के पास। इसके यहाँ पे यूकैरियोट्स के अंदर किसके पास है? डीएनए पॉलीमरेज किसके पास? डेल्टा के पास। ठीक है, सेम
सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम चलेगा, लेकिन सिर्फ जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के हैं, यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के हैं। हर एक एक प्रोटीन की एक्टिविटी ध्यान रखना कि अगर मैं यूकैरियोट्स की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे हेलिकेज की एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है, और अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे हेलिकेज की एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। ओके, ये वाला अब अच्छे से देखो यहाँ से। इसके बाद क्या दिख रहा है कि जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं, अगर हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात करते हैं तो आप लोगों ने क्या देखा है कि जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स है वो कैसे टाइप का क्रोमोसोम्स होता है, लीनियर टाइप का क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, अगर हम बात करें, जैसे आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ मैं, मतलब एक फैक्ट है कि जैसे जैसे रेप्लिकेशन प्रोसेस होता जाता है, ठीक है, तो जो आप लोगों ने जैसे कि वो पढ़े हैं, क्रोमोसोम्स पढ़े हैं, तो क्रोमोसोम्स की जो एंड होते हैं वहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, टीलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन करता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि वो क्या बनाता है कि वहाँ पे सैटेलाइट्स डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे मेच्योर एज आती जाती है, जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस होता जाता है, तो ये टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, अपनी एक्टिविटी कम करने लग जाता है। मतलब जो इसकी जितनी एक्टिविटी परफॉर्म होनी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिस वजह से क्या होता है कि जो एजिंग प्रोसेस होता है, जैसे जैसे ओल्ड एज आती है ना, तो वो ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, अगर हम बात करें, अगर इन टीलोमरेज जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन का मतलब क्या हो जाए कि म्यूटेशन दो टाइप से हो सकती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम म्यूटेशन की बात करते हैं, म्यूटेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी मिसमैच हो जाना। मिसमैच का मतलब कोई भी गलत न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो जाना। ठीक है, तो वो न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकते हैं, तो इस मिसमैच को, जैसे कोई भी मिसमैच हुई है तो वो दो टाइप से हो सकती है। एक तो होती है कि लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, और एक होती है गेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, अपनी नोटबुक में लिख भी लेना, लॉस ऑफ फंक्शन और गेन ऑफ फंक्शन। अब इनके बीच में डिफरेंस ध्यान रखना। लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी बंदा जो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि कुछ भी लगा लो, जैसे कि जैसे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम क्या है कि वो डीएनए की सिंथेसिस करता है। ठीक है, अगर हम उसके अंदर कोई भी म्यूटेशन कर दें, म्यूटेशन करने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो अपनी एक्टिविटी को अब परफॉर्म नहीं करेगा, उसके अंदर क्या हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। जितना वो काम कर रहा था, हमने उसके अंदर कुछ म्यूटेशन कर दी, अब वो काम नहीं करेगा। इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है गेन ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होगा कि जितना वो काम कर रहा है उससे ज़्यादा डबल काम करने लग जाना। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, गेन ऑफ फंक्शन। जैसे क्या है कि हमने डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, वो एंजाइम क्या कर रहा है, डीएनए की सिंथेसिस कर रहा है, लेकिन हमने क्या कर दिया कि उसी के साथ साथ क्या दे दिया, लाइगेज भी दे दिया, उसी के साथ साथ डीएनए पोल वन भी दे दिया। तो लाइगेज क्या करेगा, फटाफट क्या करेगा कि प्राइमर को रिमूव कर देगा। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज वन क्या करेगा, प्राइमर को रिमूव कर देगा। लाइगेज क्या करेगा, फटाफट क्या कर देगा, ज्वाइन करना स्टार्ट कर देगा, उन सील करना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, एक टाइम में एक से ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करना। तो इस चीज़ को हमने क्या कह दिया, गेन ऑफ फंक्शन। जितना वो काम कर रहा था उससे ज़्यादा वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे अगर हम कैंसर सेल्स की बात करें तो कैंसर सेल्स के अंदर जितनी भी म्यूटेशंस होती है वो सबसे ज़्यादा म्यूटेशन किसकी वजह से होती है, गेन ऑफ फंक्शन। वो क्या करता है कि जैसे जैसे गेन ऑफ फंक्शन होगा तो वो क्या करेगा, अनकंट्रोल डिवीज़न कर देगा। अनकंट्रोल डिवीज़न का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे जो सेल्स है, हमारी जो सेल साइकिल है वो एक रेगुलर वे में क्या करती है कि अपनी सेल साइकिल को परफॉर्म करती है। वो क्या करेगा, अगर वो अनकंट्रोल डिवीज़न करने लग जाएगी, अनकंट्रोल डिवीज़न का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल डिवाइड करने लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लीनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, या एबनॉर्मलिटी, सारी एब्रीवेशंस पढ़ी है ना, क्रोमोसोमल एब्रीवेशन। यस मैम। वो इसी वजह से होती है कि कई बार क्या होता है, अगर देखो गेन ऑफ फंक्शन होगा, गेन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे क्लीन फेल्टर है, 47 क्रोमोसोम्स आ गई, किसकी वजह से हुआ, गेन ऑफ फंक्शन हुआ, ज़्यादा परफॉर्म करा उसने अपनी एक्टिविटी को। लॉस ऑफ फंक्शन की बात करें तो जैसे टर्नर सिंड्रोम्स हो गया, पटाउ सिंड्रोम्स हो गया, या फिर डाउन सिंड्रोम्स हो गया, तो ये सारे क्या है कि लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब कि जितना वो काम कर रहे थे उससे भी कम काम कर रहे हैं, मतलब कि अपनी एक्टिविटी को उन्होंने क्या कर दिया, डिसरेगुलेट कर दिया।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं लॉस ऑफ फंक्शन। ऐसे ही क्या होता है कि जो टीलोमरेज होता है, टीलोमरेज की बात करें तो टीलोमरेज क्या होता है, एक आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मतलब क्या करेगा कि वो आरएनए पे डिपेंडेंट होकर क्या करेगा, डीएनए की सिंथेसिस करेगा। इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, डीएनए का काम क्या होता है कि डीएनए जैसे जैसे सिंथेसिस करता है वो टीलोमरेज को छोटा नहीं होने देता है। जैसे जैसे अगर टीलोमरेज छोटा होता जाएगा तो उतनी जल्दी एजिंग प्रोसेस होता जाएगा। जैसे ही हम देखते हैं कि हम 55-60 के बाद क्या होता है कि एजिंग होने लग जाती है लोगों में, जैसे कि डार्क सर्कल हो गए, रिंकल्स हो गए। तो ये किसकी वजह से होता है, जो टीलोमरेज एंजाइम्स है वो क्या करता है कि शॉर्टनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, छोटा छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जो वो एजिंग प्रोसेस होता है वो फास्ट होने लग जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या करेगा, टीलोमरेज क्या करता है, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और उसको शॉर्टनिंग नहीं होने देती, मतलब उसको छोटा नहीं होने देता। छोटा कैसे नहीं होने देगा, जितना भी सीक्वेंस छोटा होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इस स्टैंड जैसे देखो अब यहाँ पे आप लोगों को एक सीक्वेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को 3rd प्राइम एंड दिख रहा होगा, वो थोड़ा लार्ज दिख रहा है, दिख रहा है जहाँ पे टीलोमरेज एंजाइम लिखा हुआ है उससे ऊपर देखो Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3 प्राइम एंड दिख रहा है, वो क्या है, लार्ज है, और 5 प्राइम एंड कैसा है, शॉर्ट है। तो ये क्या है, एक टाइप की क्या कर देता है, ये इतनी ज़्यादा अपने स्टैंड की सिंथेसिस करता है कि वो एक ओवरलैपिंग हो जाती है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जो ये नीचे वाला 5 प्राइम एंड है इसको भी क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। वो बैंड लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनाता है, वो क्या करता है, टीलोमरेज की प्रोटेक्शन करता है। अगर टीलोमरेज शॉर्ट होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, एजिंग प्रोसेस जल्दी होता जाएगा, हमारा जो डीएनए होगा वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो जाएगी। तो ये क्या करता है, ये ऐसे ऐसे इसकी क्या करेगा, प्रोटेक्शन करनी स्टार्ट कर देगा। जैसे ही प्रोटेक्शन हो जाएगी टीलोमरेज क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंजर्व हो जाएगा। कंजर्व का मतलब क्या हो जाएगा, अब वो उसकी शॉर्टनिंग होनी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे अब आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि रेप्लिकेशन फोक की सिंथेसिस हो रही थी प्रोकैरियोट्स के अंदर, ऐसे ही क्या होता है यूकैरियोट्स के अंदर अब किसकी सिंथेसिस होगी, यूकैरियोट्स के अंदर क्या होएगा, अब क्या होंगे कुछ, अब टर्मिनेशन प्रोसेस होगा। आप लोगों ने इनिशिएशन प्रोसेस देख लिया, इलोंगेशन भी देख लिया। इलोंगेशन के अंदर क्या होता है, हेलिकेज के बाद क्या होगा, अब डीएनए इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है। इलोंगेशन के लिए लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड के लिए कौन था, एप्सिलॉन था, और लैगिंग स्ट्रैंड के लिए कौन था, लैगिंग स्ट्रैंड के लिए कौन था, लैगिंग के लिए यूकैरियोट्स के अंदर, Legging के लिए डेल्टा मैम. वेरी गुड। Delta, ma'am. तो लैगिंग के लिए कौन सा स्टैंड था, डेल्टा स्टैंड था। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान रखो, अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं कि टर्मिनेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या था कि जहाँ पे ओराई साइड थी उसके अपोजिट क्या थी, कुछ टच प्रोटीन्स प्रेजेंट थे जो कि क्या कर रहे थे, टर्मिनेशन कर रहे थे। ऐसे ही क्या होता है कि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं कि कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे TPP फैक्टर्स हो गए, TRF फैक्टर हो गए, या फिर TRF2 फैक्टर्स हो गए। अब ये देखो ये फैक्टर्स क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो टीलोमरेज क्या कर लेगा, एक बैंड स्ट्रक्चर बना लेगा, एक ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर बना लेगा। जैसे ही वो ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर, ये देखो जैसे कि एक 5 प्राइम एंड दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, बेंड करके कैसा बना रहा है, एक 3 प्राइम एंड से क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, और क्या बना रहा है, एक ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। इस ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर की क्यों बना रहा है, क्या काम है इसका, ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। किसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, टीलोमरेज की प्रोटेक्शन कर रहा है। टीलोमरेज क्या हो जाएगा, अगर टीलोमरेज प्रोटेक्ट रहेगा तो वो क्या करेगा कि फर्दर फिर टर्मिनेशन करेगा। टर्मिनेशन करने के बाद किसकी सिंथेसिस होएगी, mRNA की सिंथेसिस होगी। mRNA से किसकी सिंथेसिस होगी, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी। ठीक है, अगर हम टर्मिनेशन की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर बस इतना ही बताया गया है कि अभी तक जो इसका प्रोसेस है, टर्मिनेशन का प्रोसेस है, वो अननोन है, मतलब इतना साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ है कि टर्मिनेशन होता कैसे है। तो इतना पता चला है कि जो टर्मिनेशन प्रोसेस होगा उसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, TRF1 और TRF2, ये क्या करते हैं, टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं और टीलोमरेज को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ तक आप लोगों का जो प्रोकैरियोट्स है और जो यूकैरियोट्स है दोनों का रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीएनए डैमेज और रिपेयर, कि डीएनए में जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आप लोगों को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस बताती हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप लोग अपना रिकॉल्स भी कर लेना कि क्या क्या डिफरेंस पढ़ा अभी तक हमने। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखो, हम स्टार्टिंग से देखते हैं।
सबसे पहले सिंथेसिस की डायरेक्शन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर भी सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है। प्रोकैरियोट के अंदर प्रोसेसिविटी की बात करें तो कितनी प्रोसेसिविटी थी प्रोकैरियोट्स के अंदर? 1000 मैम। प्रोसेसिविटी कितनी थी? कितने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है एक ही बारी में? 1000 nucleotide per second. और यूकैरियोट्स की? 100 to वेरी 400. गुड। तो ये क्या हो गया? एक डिफरेंस हो गया। ठीक है। उसके अलावा बताओ इनिशिएशन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है? यूकैरियोट्स के अंदर इनिशिएशन प्रोटीन? वेरी गुड। इसके अलावा हेलिकेज की बात करें तो हेलिकेज में क्या क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में? डी वेरी गुड। तो प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन होता है? डीएनए बी। और यूकैरियोट्स के अंदर कौन होता है? एमसीएम। ठीक है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में जो प्रिवेंट करता है रीवाइंडिंग नहीं होने देता वो कौन से प्रोटीन्स होते हैं और यूकैरियोट्स में कौन से प्रोटीन्स होते हैं? SSP prokaryotes होते हैं और A रितु आप बताओ। रितु आप बताओ। प्रोकैरियोट्स के अंदर SSP होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर RPA होते हैं. हाँ वेरी गुड। यही चीज़ ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे होते हैं एसएसपी प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर कौन से प्रोटीन्स होते हैं? आरपीए प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा ये चीज़ बताओ कि अगर हमें प्राइमर को रिमूव करना है तो प्रोकैरियोट्स में कौन प्राइमर्स को रिमूव करता है और यूकैरियोट में कौन प्राइमर को रिमूव करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 हाँ और फ्लैश एंडोमीट्रिएशन। हाँ। तो ये क्या करते हैं? ये दोनों क्या करते हैं कि प्राइमर को रिमूव करते हैं। अच्छा एक और डिफरेंस बताओ कि अगर हमें उस स्टैंड को लाइगेट करना है मतलब उन स्टैंड को क्या करना है? सील करना है तो प्रोकैरियोट्स में कौन से प्रोटीन्स होते हैं और यूकैरियोट्स में कौन से प्रोटीन्स होते हैं? डीएनए लाइगेज डीएनए लाइगेज एंजाइम किस में होता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर। और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा किस में होता है? यूकैरियोट्स के अंदर। अच्छा एक और डिफरेंस है अगर हमें क्या करना है कि जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है वो किसके अंदर होती है? प्रोकैरियोट्स के अंदर या यूकैरियोट्स के अंदर? दोनों के अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। हमेशा ध्यान रखना जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स उनके अंदर सेम टाइप की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी होती है? 3 to 5 डायरेक्शन के अंदर क्या होती है? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ जो है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या होता है कि जो एंडिंग प्रोसेस मतलब कि क्या होता है जो टर्मिनेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है कुछ टेस्ट प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो वहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक कोई भी प्रोसेस नहीं होता मतलब टर्मिनेशन का प्रोसेस अभी कैसा है अननोन है। लेकिन अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? TRF1 और TRF2 जो कि किस में हेल्प करते हैं? टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम एंजाइम की बात करें प्रॉपर तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, डीएनए जी, एसएसपी प्रोटीन और गायरेज। गायरेज क्या करता है? गायरेज का काम क्या होता है? ये क्या करेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कोइलिंग करेगा। डिफरेंस बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कोइलिंग में। पूछा था ना मैंने कल आप लोगों से। मैम पॉजिटिव में तो मॉड कॉइलिंग हो गया, नेगेटिव में लूज कॉइलिंग मैम। हाँ तो क्या हो जाएगा इनका ये और बताओ कि बेस पेयर के सीक्वेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने ये भी क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। कौन पढ़ के आया इस क्वेश्चन को? बेस पेयर कैसे होंगे? इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे? पूछा था या नहीं पूछा था आप लोगों से क्वेश्चन? बताओ भाई क्या होगा? 43 स्टूडेंट हैं एक ने भी नहीं पढ़ा। मैम बेस पेयर डेफिनेशन सेम ही रहनी चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ कॉइलिंग हो रही है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी फॉर्मेशन एक जैसी होनी चाहिए। सच सच बताना किसी ने चेक किया था गूगल पे? यस मैम किया था। क्या? हाँ किस में इंक्रीज हुई थी?
अगर हम पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग करते हैं तो जो बेस पेयर का नंबर है वो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, मतलब जो डीएनए है वो कैसा होएगा, वो रिलैक्स होएगा या वो कॉइल्ड होएगा और ज़्यादा। कॉइल्ड होगा, बेस पेयर इंक्रीज हो रही, नंबर ऑफ बेस आ, मैंने आप लोगों को कल भी ये होमवर्क दिया था और आज भी दे रही हूँ, ठीक है। अच्छे से देख के आना, आप लोगों को स्पेसिफिक क्वेश्चन बोला गया है, कम से कम उसके बारे में पढ़ो तो सही क्या चीज़ है। अगर आप लोग अपना खुद का दिमाग नहीं लगा रहे हो, कम से कम गूगल पे तो चेक कर सकते हो। आपको कल भी बोला था और आज भी यही काम है आप लोगों के लिए। जब तक उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करोगे, उसको अच्छे से देख के नहीं आओगे, इतनी चीज़ें समझा दी हैं फिर भी वही अपना दिमाग यूज़ करना है बस। इसके अलावा एक और चीज़ था कि अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या करता है कि जो डीएनए को अनफोल्डिंग करनी स्टार्ट करता है वो कौन करता है, गायरेज करता है। वो दो टाइप करता है, या तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग करेगा या फिर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करेगा, ठीक है। आप लोगों के लिए एक और काम है, एक और चीज़ याद करके आना कि लिंकिंग नंबर क्या होता है, रीथ नंबर क्या होता है, ठीक है। ओके, देख के आना लिंकिंग नंबर क्या होता है, रीथ नंबर क्या होता है और ट्विस्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। समझ में आ गया। यस मैम। सबसे पहले कल आते ही यही चीज़ सुनूंगी मैं, सबसे पहले क्लास स्टार्ट होते ही सुनूंगी। अपने आप बता देना लिंकिंग नंबर, रीथ नंबर और इसके अलावा ट्विस्ट नंबर, ठीक है। हम थर्ड वाला रिपीट करना एक बार, कौन सा नंबर था? लिंकिंग नंबर, ट्विस्ट नंबर और रीथ नंबर। अच्छा एक चीज़ और बताओ मुझे,